हेलो एवरीवन, दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी। जय हिंद टू ऑल। आप सभी का स्वागत है श्री ब्रह्मदेव क्लासेस में। दोस्तों, हम क्लास 11th के लिए फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट्स सारे चीजें कवर कर रहे हैं और इन्हीं सेशंस को लेकर आज हमारा थर्ड पार्ट बनेगा। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस के कुछ और कंसेप्ट्स। हमने पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा। इसके अलावा हमने पार्ट 2 में सारे वेक्टर एडिशंस के जितने भी लॉस थे वो पढ़े। आज बारी है कुछ और चीजों की, कुछ प्रॉपर्टीज की जो यहाँ पर अप्लाई होती हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स एंड ये डेली लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में आपको वादा किया था, तो आज हम उसको लेकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एनालिटिकल मेथड से हम वेक्टर एडिशन को समझेंगे कि किस तरीके से एनालिटिकल मेथड जो है वो वेक्टर एडिशन में, वेक्टर के पॉड सारी चीजों में बहुत ही हेल्पफुल है। वो किस तरीके से अप्लाई होता है, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी। ओके, सो इफ यू आर फर्स्ट विजिटर, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, तो सभी से मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी फ्यूचर अपडेट्स हैं, जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको एज इट मिले। ठीक है, बेल आइकन के ऑल सेक्शन को आप हिट करिएगा ध्यान से, उस चीजों से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मेरा नाम विष्णु कुमार द्विवेदी है। चलिए हम बात करेंगे आज के लेक्चर की, जिसमें मोशन इन प्लेन्स का पार्ट 3 हम बनाएंगे। क्लियर है? अगर आप कोई भी समस्या है या कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं, उसमें फिर हम आपको रिप्लाई या रिस्पॉन्स हमारी टीम दे सकती है। चलिए, सो हियर इज अवर पीडीएफ, गिव मी अ फ्यू सेकंड। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। क्या आपको सारी चीजें क्लियर हैं? मेरी आवाज समझ आ रही है, सुनाई दे रही है? इज द ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर? ओके, सो हमने पार्ट 1 में कुछ चीजें डिस्कस करी थी, पार्ट 2 में भी चीजें डिस्कस करी थी, वेक्टर लॉस पढ़े थे। उसके आगे का जो सिनेरियो रहेगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमने विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट डायग्राम्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट दिस। चलिए आज हम पढ़ेंगे बेटा कि हाउ टू प्रूव द डिफरेंट मैथमेटिकल रूल्स, मैथमेटिकल लॉज इन द वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन प्रूव करता है या वेक्टर एडिशन फॉलो करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैथमेटिकल रूल्स हैं उनको भी फॉलो करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट द वेक्टर एडिशन इज व्हाट? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ओके, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब मैथमेटिक्स का एक प्रूवमेंट है, उसको हम कम्यूटेटिव बोलते हैं। अब उसको प्रूव ये करना है कि वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव होता है। क्लियर है? अगर हम बात करें इस वाले फिगर की, इस फिगर में आप देखिए, हमने कल इसको देखा था, कल इसको पढ़ा भी था। इसी का यूज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसी का यूज यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों, आप इस वाले फिगर को बी पार्ट को देखेंगे तो बात करेंगे कि ओ पॉइंट से एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये ऑरिजिनेट हो रहे हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर माने कंपोजिशन, कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर है या एडिटिव वेक्टर जो होगा, दोनों एडिटिव वेक्टर्स होंगे, वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि साइड ओपी और ओक्यू को देखें, ओपी नीचे वाला बेस, ठीक है, और ओक्यू, ओक्यू मतलब बी वेक्टर, ये वाला बेस है, दोनों को अगर देखें तो ये चीज क्या कर रही है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द व्हाट, वी कैन से ओ एस। क्लियर है?
ओ एस क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, द टोटल एडिशन देगा, ये आप बात समझेंगे। ठीक है, अगर हम एक और चीज देखें कि यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखते हैं ओ एस, ये एडिटिव जो रिजल्टेंट डायग्राम है, रिजल्टेंट जो आपका मैग्नीट्यूड रहेगा, इन दोनों वेक्टर का जोड़ रहेगा, या हम सम कह लें, वो देगा ओ एस। इसको हम आर कहते हैं, क्लियर है। और आर को निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो ओ एस है, ठीक है, ओ एस क्या है, ओ एस इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, सो अगर हम ये देखें कि इस वाले पैरेललोग्राम में तो डायगोनल कौन देगा, डायगोनल होता है ओ एस, क्लियर। ओ एस है डायगोनल, डायगोनल आर, आर कह सकते हैं इसको। अब ये कैसे आएगा, जब हम दोनों साइड को, दोनों वेक्टर्स को जोड़ देंगे, मतलब ओपी यानी कि ए वेक्टर को जोड़ देंगे और ओ क्यू माने बी वेक्टर को जोड़ देंगे, तो हमारे पास ओ एस वेक्टर आ जाएगा। ये आप बात समझ पाए, ठीक है, क्लियर हुआ। इसी को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, लेट मी एक्सप्लेन इट, कि इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, क्लियर है। अगर बात करें हम दूसरे केसेस की, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है एक फिगर और इन्होंने अपने अपने तरफ से दिया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फिगर है 4.14, इसमें इन्होंने दो डायग्राम, मतलब एक डायग्राम पूरा है, इसमें दो वेक्टर्स लिए हैं, ए और बी वेक्टर, और आर जो है वो ओ एस से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे आप ये समझिए कि रिजल्टेंट जो है वो, पीछे हमने ओ एस वेक्टर देखा था, ये ओ एस क्या है, डायगोनल है, जो यहां से ओ से एस का पॉइंट दिख रहा है आपको, क्लियर है, समझ पाए। इसमें एक और बात आई कि अगर हम ओपी को देखें, ओपी मतलब ए वेक्टर को देखें, तो ये क्यू एस ना, ओपी और ओपी इज इक्वलेंट टू क्यू एस। ध्यान दीजिए, ओपी जो है ए वेक्टर है, ये क्यू एस वेक्टर से बराबर है, क्लियर है। तो हम अगर इसको ओपी बराबर क्यू एस लिख दें, कोई समस्या नहीं बेटा, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि यहाँ पर ओपी जो लाइन है, ठीक है, ओपी लाइन क्यू एस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। सो यहाँ पे ये पैरेललिटी का केस आ गया, दोनों पैरेलल होंगे। तो यहां से आप ये देख सकते हो कि अगर हम ए वेक्टर की बात करें दोस्तों, तो ए वेक्टर हम ओपी भी मान सकते हैं और ए वेक्टर को हम क्यू एस भी मान सकते हैं, क्लियर है। फॉर द रेफरेंस पर्पस वी कैन ऑल्सो से दैट क्यू एस इज ऑल्सो अ वेक्टर ए, because these are the two lines are equal to one another and they are parallel to one another, so we can consider it here that qs is a vector। बात समझ रहे हैं, चलिए ये चीज आप देखिए। अगर हम बात करें कि ऊपर वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल मतलब जो हमने ये वाला ट्रायंगल देखा ओ एस क्यू, ओ क्यू एस मतलब ओ एस क्यू या ओ क्यू एस माने ये वाला ट्रायंगल ओ क्यू एस। तो इस ट्रायंगल में आप ये देखोगे कि जो ओ क्यू एस ट्रायंगल है, ये इसमें आप देखो कि जो ओ एस है यही तो रिजल्टेंट है ना। और इसको हम देखेंगे, ओ एस को रिजल्टेंट मान लें, तो ये ऊपर वाले ट्रायंगल के केस में ओ क्यू ये किसके बराबर होगा, दोनों के जोड़ के जो होंगी साइड वो ओ क्यू होंगी और क्यू एस होंगी। बात समझ रहे हैं, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ एस मिल जाएगा। अब ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है हमारा वी वेक्टर, बात समझ रहे हैं, ओ क्यू है बी वेक्टर, ठीक। तो अगर हम ओ क्यू की जगह बी लिख दें और क्यू एस जो हमने यहाँ पर ए माना हुआ है, ये हम ए लिख देंगे, क्लियर हो गया। तो बी प्लस ए बराबर हो जाता है ओ एस। इसको हम मान लें सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लें तो चीजें बन जाएंगी। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप अगर यहां से देखें तो आपको मिलेगा कि जो दोनों इक्वेशन है, ठीक है, उसको इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके आप ये देखिए कि जो ओ एस है वो तो आपको निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आरएचएस की बात करें तो दोनों में ओ एस है, ठीक है। और यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन आपने देखी थी, लेट मी अगेन सी इट, ठीक है,
यहाँ पर ए बी बराबर ओ एस था, ए बी प्लस बी बराबर ओ एस था बेटा, है ना। तो इस बात को आप समझिए कि ए प्लस बी बराबर ओ एस, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा कि ए प्लस बी बराबर क्या था, ओ एस। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। और बी प्लस ए, क्लियर, ये भी ओ एस था। तो अगर ओ एस दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो ये जाहिर सी बात है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए। क्लियर, समझ रहे हैं। सो ये ही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब 2+3 करेंगे तो 3+2 आएगा ही, ठीक है, दोनों का जोड़ बराबर होगा। सो ऑल द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, है ना, वेक्टर लॉ के जितने भी एडिशन हैं, ठीक है, वो कम्यूटेटिव होते हैं। दिस प्रूव्स दिस ना, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। बात समझ रहे हैं, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रूव दैट द वेक्टर एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव। क्या है बेटा कि वेक्टर लॉस जो है, वेक्टर के एडिशन अगर हम करें तो ये क्या है, ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव क्या है, एसोसिएटिव भी मैथमेटिक्स का एक लॉ है, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे कैसे करेंगे। अगर मान लें हमारे पास कितने वेक्टर हैं, हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ए बी और सी, क्लियर। अब इसी 3 वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास एक फिगर है जो यहां पर आपको दिख रहा होगा। देखो समझो ध्यान से कि अगर हम ए वेक्टर को ओपी माने और यहां पर बी वेक्टर को इन्होंने पी क्यू माना है, ठीक है, to say here that all the vectors are taken in the same order, ठीक है, the direction of the arrangement will be head to head and will be in the same order and the same arrangement, clear, but the resultant would be in the opposite direction. It is already learned about this, we have already learned about this in part 2 of the series. If you are not knowing the concept of this, you may visit our सेकेंड पार्ट। क्लियर है, आप दूसरा पार्ट देख लीजिए, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब हमने बातों को समझा था, वेक्टर्स का था, उसमें हमने देखा था कि वेक्टर्स जो है, चाहे 2 वेक्टर हो चाहे 2 से अधिक वेक्टर हो, यहाँ पर मोर देन 2 वेक्टर्स का केस है, तो ये सारे वेक्टर्स हमारे एक ही सीरीज में एक ही पूरे फॉर्म में लिए जाएंगे। ये बात आप क्लियर करेंगे, चीजों को समझेंगे ध्यान से। क्लियर हो गया, बात समझ रहे हैं। तो इन चीजों को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, तो यहां से आप एक और बात समझे कि ये जो यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये अभी हम अप्लाई करेंगे, बट हमें पहले फिगर को समझना है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहां से अगर हम फिगर समझें, ध्यान दीजिए, एक सेकेंड, ओके। सो यहां से आप फिगर समझिए कि ओपी क्या मान लिया हमने, ए मान लिया है, ओपी जो है वो ए मान लिया, ए, क्लियर। और अगर हम बी वेक्टर यहां माने और सी वेक्टर यहां माने, मानना ही पड़ेगा, हेड टू हेड है ना, और सेम अरेंजमेंट है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर। अगर हम बात करें कुछ चीजों की जिसमें आपको देखना होगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी नो दिस कि OPQS एक पॉलीगन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप छोटे छोटे ट्राइंगल्स भी आप देख सकते हो कि पॉलीगन लॉ में ट्राइंगल का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो ट्राइंगल बन रहे हैं इसके अंदर, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अगर हम OS को रिप्रेजेंट करें, OS को देखें कि वो R रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रिजल्टेंट या एडिशनल वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर OS को मान लेंगे क्या, रिजल्टेंट। तो जब OS ज्वाइन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉलीगन बन जाएगा, क्लियर, एक पॉलीगन बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये बात समझ आ रही, बात समझ आ रही। चलिए अब इसको हम छोटे छोटे जो ट्राइंगल्स हमने बनाए हैं, यूजिंग द ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्लियर है।
अगर हम ट्राइंगल OPQ में देखें, यहां देखो समझो ध्यान से, ओ कहां पे है, ये इनिशियल पॉइंट है। OPQ इस वाले ट्राइंगल में आप देखो तो यहां से समझिएगा, OPQ में यहां पर आप देखो कि OQ मतलब, OQ जो है, OQ मतलब ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन मतलब थर्ड साइड, ठीक। OQ क्या है, OQ है यहाँ पर ये, क्लियर। अब इसको अगर हम बात करें, ये दोनों साइड के बराबर होती है। द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू साइड्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। बात समझ रहे हैं। तो OP क्या है, OP है A और PQ है B। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि इन द ट्राइंगल OPQ वी नो दैट व्हेन वी आर एडिंग ऑल दिस, तो ये आप समझिए कि A+B मिलेगा आपको, क्लियर। क्या मिलेगा, A+B। सिमिलरली इफ वी आर सेइंग दैट OQS इन द ट्राइंगल OQS, पहले हमने नीचे वाला ट्राइंगल लिया दोस्तों, अब हम ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं OQS की। तो यहां पर आप देखिए जो OS है, मतलब ये वाली साइड, क्लियर है, ये वाली साइड इन दोनों साइड के जोड़ के बराबर होगी। देखो कैसे, OS जो है मतलब O और S रिजल्टेंट वेक्टर, ये दोनों रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर तभी आएगा दोस्तों जब हम OQ और QS को जोड़ देंगे, ठीक। OQ मतलब हम जो बीच वाला लाइन देख रहे हैं, यानी कि हम बीच वाला वेक्टर देख रहे हैं, उसको हम जोड़ेंगे। और QS यानी कि QS जो है ऊपर वाला लाइन जो C वेक्टर है उसको जोड़ देंगे। तो इसको आप जोड़ेंगे तो दोनों को ध्यान से समझिए कि ये चीज कैसे निकल के आएगी। OS यानी कि जो निकालना होगा उसके लिए हमने OQ और QS को जोड़ दिया है, ठीक है। OQ क्या है हमने पहले ही निकाल लिया दोस्तों, ये बात समझ रहे हैं। OQ जो है, OQ का इन द ट्राइंगल OPQ वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि हमने कर दिया है, क्लियर। बात समझ पा रहे हैं, हो गया। चलिए अब हम बात करें अगर दूसरी चीजों की, जिसमें इन्होंने कहा कि OS आप निकालोगे तो ये आएगा किसका बराबर, OQ के बराबर, OQ प्लस QS के बराबर। और QS को हमने नहीं निकाला है, QS जो है वो C है, यहां से आप देख सकते हो इस चीज को, क्लियर। और ये जो निकाला है पहले ही OQ निकाला है, OQ निकाला है PQ, ठीक है। OQ सॉरी OQ जो है दोस्तों A+B है, ये हमने पहले ही निकाल लिया। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी A+B इन ब्रैकेट प्लस C, क्लियर, इन ब्रैकेट A+B प्लस C। So it's fast equation. Similarly, we are considering the two other triangles of this. बात समझ पा रहे हैं। Similarly, in this case, if the triangle PQS is here, so we will consider here PS. What is PS? PS is what? P और S, ठीक है। ये वाली लाइन क्लियर हो गया। तो ये वाली लाइन कैसे निकालेंगे हम, अब इस बार क्या लेंगे, इस बार हमने ये वाला ट्राइंगल लेना है। कौन सा वाला, देखो एरो से बताता हूं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। फिर दूसरे केस में ये वाला ट्राइंगल, पहले वाले केस में लिया था ये और ये दूसरे केस में, अब की बार तीसरे केस में ये और ये वाला, ठीक। तो यहां से आप देखिए PQS में PS जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, PQ आएगा और QS आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास P+C आएगा, क्योंकि PQ क्या है, PQ जो है आपका ये क्या है, B, क्लियर, B है, ये दिख रहा है ना B, समझ रहे हो। तो इन सभी बातों को आप ध्यान से समझिए कि अगर हम दूसरी चीजों को लेंगे, जैसे मान लीजिए इन्होंने B लिया है, ठीक है, B ले लिया। अब PQ क्या है, PQ आप जानते हो, P और Q, PQ है B, ठीक है, समझ रहे हो। और QS है C, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, B+C आ जाएगा। सिमिलरली इन द ट्राइंगल OPS वी ऑल्सो नो दिस कि OS निकालेंगे तो हमारे पास OP प्लस PS आना चाहिए ऊपर वाले ट्राइंगल में, इसमें, ठीक। तो आप देखिए
यहां पर आप देखिए कि ओपी, ओपी मतलब यहां देखो ओ ओ ओ पी एस, ओ पी एस, एक सेकंड के, ओ पी और एस, ये वाला ट्राइंगल, क्लियर। ये वाले ट्राइंगल में आप देखिए तो आपको समझ आएगा कि ये चीजें कैसे होंगी। ये चीजें आप देखो यहां से, एक सेकंड, यहां से ओ एस, ओ एस बराबर होगा ओपी प्लस पी एस। अब ओपी पहले ही निकाल लिए हैं, है ना। ओपी क्या है, ओपी है ए, ओपी यहां से दिया है ए को जोड़ देंगे किसके साथ, जो हमने बी प्लस सी निकाला था, ये पी एस ऊपर निकाल लिए हैं, और पी एस बराबर होता है बी प्लस सी, ठीक है। तो इन ब्रैकेट वी कैन से ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी। तो आप देखिए पहला आपने जो इक्वेशन निकाला और दूसरा इक्वेशन निकाला, इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे दोस्तों, तो आपको मिलेगा कि, आपको ये मिलेगा कि ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी, और इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, क्लियर। मान समझ रहे हैं, बातों को समझ पा रहे हैं कि 2 प्लस 3 प्लस 5 करेंगे तो यहां पर ये आएगा किसके पास, इसके बराबर 2 प्लस 3 इंटू प्लस 5, ठीक है। इन दोनों को बराबर आप कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक आपका एसोसिएटिव लॉ है। सो इट इज हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर, क्लियर। अब डेली लाइफ एप्लीकेशन में अगर हम बात करें, डेली लाइफ एप्लीकेशन में चिड़ियां जो हैं आकाश में उड़ती हैं दोस्तों, तो वो भी वेक्टर के लॉज को अप्लाई करती हैं, फिजिक्स के वेक्टर एनालिसिस को अप्लाई करती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए, जब भी चिड़िया कोई उड़ेगी तो वो दोनों पंखों से अपने हवा को पुश करेगी, और उस पुशिंग में हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। हमने बात करी थी कि यहाँ पर अगर चीजों को देखा जाए तो एक चिड़िया को अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, इसको हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 है, यहाँ पे कह रहा है इज द फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड, क्या चिड़िया का उड़ना एक कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स हो सकता है, अगर हो सकता है तो एक्सप्लेन करिए। अगर मान लीजिए कोई चिड़िया अपने पास है जिसके, जो आकाश में उड़ रही है दोस्तों, इट इज फ्लाइंग इन द स्काई एंड विद द two wings of its, है ना, W1 and W2 are wings, and it is pushing the air in the downward direction, okay, with the force F1 and F2. So it will release, it will exert the opposite reactional force according to the third law of motion, है ना। It is also require, it is also require means it is generating the इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन नेचर। तो रिएक्शनल फोर्स वहां पर जनरेट होगा जो R1 और R2 से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, और जो R है यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, वो यहां पर आपको पुश करेगा, इस वाली चिड़िया को पुश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। पंखों के सहारे, पंखों से फोर्स लगाया गया हवा पर, और हवा फोर्स लगा रही चिड़िया पर, इस वजह से वो चिड़िया उड़ रही है। आप समझ पा रहे हैं। सो बर्ड इज, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वेक्टर एडिशन एंड द रिजल्टेंट केस, एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द वेक्टर एनालिसिस कि चिड़िया उड़ पा रही है। सो इफ वी आर अप्लाइंग हियर द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द R will give the resultant of this, and instead of this we will also say this कि R1 और R2 क्या होंगे, R1 और R2 जो होंगे वो रिएक्शनल फोर्स होंगे, चिड़िया ने जो फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगे हैं, रिएक्शनल फोर्स, वो बता रहा है, क्लियर है। सो दैट्स व्हाई द बर्ड कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, इट इज all because of the physics, क्लियर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फिजिक्स, ये आप समझ सकते हैं। इसी को फॉलो करते हैं हमारे एरोप्लेन्स की फ्लाइंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह में ये हमारे टेंशंस वगैरह कुछ चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती हैं। ये ऑल बिकॉज ऑफ वेक्टर एनालिसिस है।
ये आप डेली लाइफ एप्लीकेशन में सीख सकते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया। एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फॉर योर पॉइंट ऑफ व्हाट वी कैन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर सकते हैं इस बात को। चलिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक और डेली लाइफ एग्जांपल है, जब आप गुलेल चलाकर किसी को, है ना, बंदरों को भगाते हैं, तो वहां पर गुलेल में भी जो आपका क्या नाम है ना, वो भी कहीं ना कहीं स्लिंग में भी, स्लिंग माने होता है गुलेल, और गुलेल जब आप चलाते हैं तो वहां पर भी हमारा वेक्टर एनालिसिस लगता है ना, वेक्टर के कुछ रूल्स लगते हैं, वेक्टर के एडिशनल रूल लगते हैं। तो आप देखिए कि क्या वर्किंग ऑफ स्लिंग जो है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर डिपेंडेड है? हाँ जी, टोटली डिपेंडेड है। कि अगर हम कोई किसी भी गुलेल को देखते हैं दोस्तों, तो गुलेल में एक वाई शेप वुडन या मेटेलिक फ्रेम लगा होता है, उससे दो रबर की बैंड अटैच होती हैं, और उसी से बीच में एक पत्थर रखने के लिए हम अटैच करते हैं कोई भी रबर बैंड, है ना, वो एक पूरा ज्वाइंट सेगमेंट होता है, जिससे टेंशन, अगर हम बात करें जब हम पत्थर रखकर इसमें खींचते हैं, तो आप समझिए जब आप पत्थर रखकर इसमें खींचेंगे तो ये एक फोर्स जनरेट करेगा, या फिर हम इसको इन द 11th स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी वी विल से हियर दैट इट विल प्रोड्यूस द टेंशन। क्लियर? T1 and T2 tensions would be created if we are stretching this rubber band। बात समझ पा रहे हो? T1 और T2 प्रोड्यूस होंगे, और इसका जो आप देखिए, इसका जो आपको यहाँ पर रिजल्टेंट मिलेगा वो OA और OB से मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? कुछ चीजों का आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं वही पॉइंट आप बुक में लिखेंगे, वही पॉइंट आप आंसर्स को बनाने के समय लिखेंगे। एग्जामिनेशन में कैसे भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। बात समझ पा रहे? चलिए, इतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक लाइक जरूर करिए दोस्तों, है ना, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, है ना, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे। क्लियर है? इतना मेहनत लग रहा है बेटा पढ़ाने में। चलिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पर T1 और T2 कैंसिल सॉरी टेंशंस लगेंगे, और उन टेंशंस की वजह से आप देखिए, उन टेंशंस की वजह से आप एक और बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि अपोजिट रिएक्शनल फोर्स लगेगा, जो यहाँ पर आप देखिए कि OA और OB T2 और T1 की कंडीशन है, ठीक। और इसी वजह से जब ये टेंशन रिलीज होगा, माने अगर हम पीछे की केस में ऐसे ले जाएं, ध्यान से समझिए, एक सेकेंड, यहां से इस तरीके से हम इस डायरेक्शन में अगर हम खींचेंगे, तो ये डायरेक्शन में यहां पर आप देख सकते हो कि C पॉइंट पर ये पत्थर इस तरीके से इस वाले डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप स्टोन को रिलीज करते हैं तो इट विल मूव अंडर द एक्शन ऑफ रिजल्टेंट टेंशन T which is in forward direction, it would be in high speed too। और समझ रहे हैं कि जैसे ही आप पत्थर पीछे खींचेंगे और छोड़ेंगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, बिकॉज रिजल्टेंट जो है वो आपका टेंशन T है। क्लियर? T1 और T2 का जो रिजल्टेंट है वो T है, और T की डायरेक्शन जहां पे होगी उसी डायरेक्शन में ये पत्थर मूव कर जाएगा, और इसकी जो आप पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर कर रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस में बदल जाएगी। ये आप जब हम वर्क डन और एनर्जी के कंसेप्ट पढ़े थे तो हमने सीखा। आप अगर नहीं सीखे हैं तो आप जाइए, देखिए जाके, उसके कई सारे हमने पार्ट्स यहाँ पर बनाए हैं। क्लियर हो गया? ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए दोस्तों। नेक्स्ट वन, आपको मैं हरदम बोलता हूं दोस्तों, आपको मैं हरदम ये कहता हूं कि आप जब भी पढ़ें तो अपने पास एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। कॉपी और पेन से क्या होता है, जब आप पढ़ रहे होते हो तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, बढ़िया से लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप बढ़िया से लिख। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन टॉपिक इज कि एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ वी आर नोइंग दैट वेक्टर एडिशन को हमने बढ़िया से समझा,
अब हम चीजों को और बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि वी विल कंसीडर हियर दैट एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड क्या होता है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे इसको हम समझेंगे, आइए क्लियर करेंगे इस चीजों को। अगर क्वेश्चन के रूप में आपसे कहा जाए तो क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि अगर आपके पास ए और बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं जो एक एंगल थीटा पर इंक्लाइन किए गए हैं, तो यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हेल्प से या यूज करके आप ये बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। क्लियर बात समझ पाए? तो हम इसको लिखेंगे, देखो फर्स्टली वी विल बट focus on the figure. Clear? We will focus on the figure. A figure should be drawn by us. Clear? We will draw two vectors here, A and B. Clear? A vector is drawn from O point. Clear? तो इस केस में आप A वेक्टर को ड्रॉ करिए और A वेक्टर की जो हेड है उससे ही B वेक्टर को ड्रॉ करिए और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज it is mentioned here in the triangular law of vector addition that resultant will be in the opposite direction always. Clear? तो आप देखिए, अगर हम मान लें कि A और B वेक्टर, दो वेक्टर आपके पास हैं जो साइड OP वेक्टर और PQ वेक्टर से दर्शाए गए, और यहां पर आप देख सकते हो कि OPQ यानी कि OP और Q ये ट्राइंगल आप लेंगे तो इस ट्राइंगल के केस में सेम ऑर्डर में आप लेंगे। क्लियर? तो with the help of the triangular law of vector addition, the R will give the overall resultant of this vector. So by finding this, we will analytical method से हम काम करेंगे। एक बात समझिए यहाँ पे कि कुछ एंगल बता रहा था, क्या बता रहा था? कुछ एंगल हमें बता रहा था कि ये जो एंगल है वो थीटा है, मतलब ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो ए और बी वेक्टर कुछ एंगल थीटा पर इंक्लाइन किए हुए हैं। बात समझ पा रहे? तो ये एंगल थीटा पर इंक्लाइन किए हुए हैं, ये देखो आप एंगल थीटा पर इंक्लाइन किए हुए हैं, ये आप समझिए। तो इस बात को हमने देखा था दोस्तों, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर, ओ एन परपेंडिकुलर डालेंगे, ध्यान से समझिए, क्यू एन, सॉरी यहाँ पे हम क्यू एन परपेंडिकुलर डालेंगे और इस बात को आप समझिएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्यू एन है कि नहीं, तो ये क्यू एन परपेंडिकुलर डालेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम क्या एक बी, यहाँ पे आप समझिए कि एक जो लाइन है वो पी एन, इसको भी ज्वाइंट कर दें तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा दोस्तों, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा मित्रों। बात समझ पा रहे? चलिए ये चीजें आप देखो, ये आपका फिगर ड्रॉ हो गया पूरा। अब इसी फिगर में आप सभी चीजों को समझेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर वी कैन फाइंड इट हियर कि अगर हम फ्रॉम क्यू देखें, फ्रॉम क्यू ड्रॉ क्यू एन, क्यू एन क्या है? क्यू एन एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ओपी, ओपी मतलब यहां से आप देखो ओ और पी, ओपी से आपको पीएन भी डालना है। क्या डालना है? पीएन एक लाइन डालनी है जिसको आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए यूज करोगे, ठीक। सो यहां पर आप देखिए कि एंगल क्यूपीएन, एंगल क्यूपीएन कौन सा एंगल बेटा? क्यू पी और एन, इस क्यूपीएन को आप देखिए तो पी पॉइंट पर हमेशा जनरली बीच वाले पॉइंट पर यहां पर एंगल लेते हैं थीटा, ठीक है, ये आपके गिवन है। तो पी पॉइंट जो बीच वाला पॉइंट होता है एंगल में, आप ये से मैथमेटिक्स में देखे हो कि पी के पास हम थीटा लेंगे तो ये बीच में रहेगा हमेशा, तो क्यू पी एन बराबर थीटा होता है। और यहां से आप देखो ओपी क्या है? ओपी, ओपी है ए वेक्टर, बात समझ रहे हैं, और पी क्यू, पी क्यू मतलब पी और क्यू ये बी वेक्टर है,
ये दोनों चीजें आप समझ पाते हैं। और ओ क्यू मतलब रिजल्टेंट जो आप निकाल रहे हो, जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट बताती है, ये आर है। क्लियर? अब दो तीन चीजें समझिए कि जब भी हम एनालिटिकल मेथड से जब हम किसी भी वेक्टर एडिशन के लिए काम करेंगे तो कुछ कुछ रूल्स हमारे ज्योमेट्री के लगेंगे, कुछ कुछ रूल्स हमारे वेक्टर एनालिसिस के लगेंगे, ठीक है, और कुछ रूल्स हमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने होंगे जो हमने क्लास 10th में पढ़े हैं, ठीक है। तो वी आर यूजिंग हियर अ ट्रिग्नोमेट्री, छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये ट्राइंगुलर केस है, तो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। कुछ कुछ रेशियोज यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप समझिए कि इन द ट्राइंगल क्यू एन पी, इन द ट्राइंगल क्यू एन पी, लेट मी शो यू द फिगर ऑफ इट। यहाँ पर क्यू एन पी, ठीक है, क्यू एन पी मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, क्यू एन पी में आप देखिए कि क्यू एन क्या है, द परपेंडिकुलर, ओके, द पी एंड पी एन, क्यू एन है परपेंडिकुलर, और अगर क्यू एन को हम देखें, क्यू एन को पी क्यू से डिवाइड करें, ये थोड़ा सा हटा देंगे, ये हटा देंगे सब, अब समझेंगे। देखो क्यू एन जो है, क्यू एन ये परपेंडिकुलर है, पी लिख देंगे दोस्तों, और अगर क्यू एन को किससे डिवाइड करें, पी क्यू से डिवाइड करें, पी क्यू माने ये, ठीक। तो हाइपोटेनस को जब हम परपेंडिकुलर और जब हम हाइपोटेनस को रेशियो देखते हैं तो यहां पर साइन थीटा आता है, बात समझ रहे हैं? तो साइन थीटा आया, यहां पर क्यू एन जब निकालेंगे तो साइन थीटा इंटू पी क्यू, साइन थीटा इंटू पी क्यू ये बन जाएगा। तो क्यू एन साइड जब लेंगे तो हम हमेशा लिखेंगे क्यू एन बराबर होगा पी क्यू साइन थीटा, बात समझ रहे हैं? और पी क्यू क्या है, पी क्यू बताओ क्या है, पी क्यू अब याल देखे थे कि बी है, पी क्यू क्या देखे थे, पी क्यू देखे थे बी, बी वेक्टर माना था ना उसको, तो हम बी साइन थीटा लिख देंगे यहाँ पर, बात समझ रहे हैं? चलिए इस बात को समझे। आप इसी सिमिलरली इसी वाले ट्राइंगल में हम ये देखेंगे पी एन अगर हम डिवाइड करें पी एन और पी क्यू का रेशियो देखें तो ये निकल के आता है कॉस थीटा, बात समझ पाए? हाँ, बेस बटे, अगर हम बेस डिवाइडेड बाई पी क्यू करें, है ना, तो ये क्या आएगा दोस्तों, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ये आता है कॉस थीटा। और कॉस थीटा को अगर हम इसको हम रिफरेंस में लिखेंगे तो पी एन बराबर क्या निकलेगा, पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू को माना है बी, है ना, पी क्यू को बी माना है, तो क्यू एन और पी एन की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको। इसका यूज करेंगे आगे चल के दोस्तों। चलिए, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम in ONQ triangle, right angle triangle ONQ, we know that कि थर्ड साइड AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है ना? उसी के आधार पर हम यहाँ पर इस ट्राइंगल को देखेंगे और इस ट्राइंगल के केस को समझेंगे। तो यहाँ पर थर्ड साइड का स्क्वायर हमेशा दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर थर्ड साइड क्या है, OQ स्क्वायर है ना, और उस OQ स्क्वायर के बराबर करेंगे ON स्क्वायर, ठीक है, ON स्क्वायर, ठीक है, ON स्क्वायर मतलब पूरा बेस, ठीक है, QNO इस वाले ट्राइंगल में, ONQ वाले ट्राइंगल में, पूरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो बेस बना है ON है ना, इसको लिया, ठीक, और QN मतलब इसको लिया परपेंडिकुलर और बेस को लिया, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये तीसरी लाइन आपको मिल जाएगी, बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? अब अगर हम छोटी सी बात यहां देखें कि यहां पर एक बात और समझिए कि अगर हम ओ एन को निकालना चाहें तो ओ एन क्या है, ओ एन है दोस्तों ओ ए और पी एन, इन दोनों को यहां पे रखेंगे, ठीक। ओ एन बराबर होता है ओपी और पी एन स्क्वायर, यहां पे हम लिख सकते हैं ओपी, एक सेकंड रुके, कि ओपी जो है, ओपी बराबर क्या है, ओ, एक सेकंड, यहां पर ओ एन बराबर हो जाएगा, ये दोनों की साइड की
ऐड, ये दोनों के साइड को ऐड कर देंगे, दोनों साइड्स को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा ओ एन स्क्वायर, और ओ एन स्क्वायर बराबर होता है ओपी प्लस पी एन का स्क्वायर। तो क्यू एन स्क्वायर ये बन जाएगा दोस्तों, है ना। अब ओ क्यू स्क्वायर क्या बनाया, आर स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर क्या है, रिजल्टेंट वाला स्क्वायर है। इस वाले को देखो, ये आपका क्या है, ये जो रिजल्टेंट है ना, ये क्या है, ओ क्यू क्या स्क्वायर है, ये रिजल्टेंट स्क्वायर है। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये ओपी क्या है, ए वेक्टर है ना, और पी एन क्या है, पी एन है। अभी अभी निकाले, देखो ध्यान से समझो कि पी एन को क्या निकाले थे, पी एन को ऊपर निकाला था ना अभी, पी एन को यहां पे देखो, पी एन को निकाले थे बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो इसी को अप्लाई कर देंगे, रख देंगे यहाँ पे। देखो कि यहाँ पे आप देखो ए स्क्वायर मान लिया ओपी को, और बी कॉस थीटा यहां मान लिया पी एन को, ठीक है। और क्यू एन क्या निकाले थे, क्यू एन निकाले थे बी साइन थीटा। इन सबको पुट कर देंगे ऊपर वाली वैल्यूज को, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब रीअरेंज करेंगे इसको। अब देखो क्या होगा कि आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल देंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा। बात समझ पा रहे, है ना, ये चीज समझ पा रहे। और इसको अगर हम होल स्क्वायर को खोलेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इस बात को अगर हम रीअरेंज करेंगे दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा। क्लियर। अब इसको अगर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम एक मानेंगे, ट्राइंगुलर ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमने इस वाली पूरी वैल्यू को, देखो ध्यान से, इस वाली पूरी वैल्यू को हमने एक मान लिया। थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों, है ना, लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो जल्दी से समझेंगे कि इस वाले केस को हमने 1 मान लिया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सेम हो जाएगा, और यहां से ये वाला जो टर्म है ये पूरा नीचे उतार देंगे। क्लियर। ये आर के रिजल्टेंट वेक्टर के स्क्वायर के चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर को खोलेंगे तो आर आएगा, और इन द स्क्वायर रूट वी विल से हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर हो गया, बात समझ पाए। तो ये एक रिजल्टेंट आपका रिजल्ट आ गया दोस्तों, ये एक रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल, है ना। जब न्यूमेरिकल करेंगे, वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, देन इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस। क्लियर। ये आया कैसे, ये समझ आया आज, बात समझ रहे। तो इसको आप लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जो आपके साथ पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में 11th में बढ़िया तरीके से, या नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भेजिए इस चीज को। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम बात करें रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने की, सेकंड केस में क्या दिया था हमें, सेकंड केस में हमसे कह रहा था डायरेक्शन भी बताइए। क्या बताइए, डायरेक्शन। अभी तो मैग्नीट्यूड निकला है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखेंगे तो क्या मानेंगे, तो हमें टेन थीटा निकालना होगा। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है टेन बीटा। क्लियर। इस वाले एंगल में हमने इसको बीटा भी तो माना है, बात समझो, ठीक है, क्योंकि ये कुछ एंगल से यहाँ पर इंक्लाइन भी तो हुए होंगे, तो यहां से समझो। लेट, अगर हम मान लें कि रिजल्टेंट वेक्टर किसी एंगल बीटा से, है ना, इंक्लाइंड है, दोनों जो आपके वेक्टर्स थे उनके साथ। तो अगर हम बात करें कि फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू, ठीक है, ओ एन क्यू, तो यहां से आप फिर वही वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल देखो 4.18 का। तो यहां से आप समझेंगे टेन थीटा को हम मानेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस को आप दो साइड को जोड़ेंगे तब बेस आएगा, ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ओपी और पीएन को जोड़ देंगे तब बेस आएगा। तो क्यूएन के लिए हमने बात करी थी, क्यूएन क्या होता है, क्यूएन होता है बी साइन थीटा। ये बात भूल गए क्या, आप ये भी पढ़े है ना, बी साइन थीटा। और अगर हम ओपी को देखेंगे तो ये ए वेक्टर है, और अगर हम किसको देखेंगे पीएन को, तो ये बी कॉस थीटा है। क्या है दोस्तों, बी कॉस थीटा है। पीएन क्या है,
पी एन है बी कॉस थीटा, ये भूले तो नहीं, इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे दोस्त। बात समझ पाए? ये चीजें क्लियर हो गई, अच्छे से समझ आई? ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले एंगल, इस वाली वैल्यू को भी हम यूज करेंगे इन व्हेन वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल। ओके, जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे उस वाले केस में हम इसको यूज करेंगे। ये दो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गई। ठीक है, आइए एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इस लास्ट टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे और फिर इसको समाप्त कर देंगे दोस्तों। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे बढ़िया मन लगाकर, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक घंटा फिजिक्स तो नहीं दे सकते, तो फिर जाइए दूसरे चैनल पे जाइए, पढ़िए बढ़िया, है ना। ये हमारा यहाँ पे भगाने का केस नहीं है दोस्त, पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हमारे पास ए और बी वेक्टर हैं जो एक एंगल थीटा से इंक्लाइन किए हुए हैं, तो यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन आप यूज करिए और उससे मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों को निकालिए जब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखेंगे। और इसने कुछ कंडीशंस दिया है कि अगर एंगल थीटा, है ना, एंगल थीटा अगर 0 डिग्री हो तब निकालिए, एंगल थीटा 180 डिग्री हो तब निकालिए, और एंगल थीटा 90 डिग्री हो तब निकालिए। तो सिमिलरली व्हेन वी, हमने जो पहला केस किया है उसी हिसाब से इसको भी करेंगे। सबसे पहले इसको डायग्राम बनाएंगे दोस्तों कि ओ पॉइंट से हमने ए वेक्टर ले लिया और इसी के हेड से बी वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे जो एस पॉइंट पर होगा दोस्तों। कुछ भी पॉइंट्स आप मान सकते हो, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। और इसको आप देखिए, यहां पर एक और बात कि अगर हम यहां से देखें, जस्ट अ सेकंड, ए वेक्टर यहां लिया और इसी सेम पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है? पैरेललोग्राम लॉ बताता है कि एक सिमिलर पॉइंट से हम दो क्या खींचेंगे, दो हम वेक्टर्स खींचेंगे और दोनों वेक्टर क्या बताएंगे, जो दोनों वेक्टर हैं ये इसका तीसरा वेक्टर बताएगा रिजल्टेंट। तो अब आप देखो कि a प्लस बी, आर बराबर a प्लस बी, है ना, ये कैसे आया? ये पैरेललोग्राम लॉ ड्रॉ किया, इससे आया। ठीक है, तो सिमिलरली वी विल आल्सो ड्रॉ हियर द परपेंडिकुलर, इट इज ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? अब ऐसे ही यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ चीजें होंगी जो एंगल्स यहाँ पर इन्होंने बताए कि इट इज इंक्लाइंड विद एन एंगल थीटा। सो यहाँ पर थीटा आपको दिखा, ये आपको थीटा दिखा दोस्तों, कहाँ पे? ये एंगल थीटा देखो कहाँ पे है ना। और ये जो ट्राइंगल नीचे वाला बन रहा है इसमें हम थीटा नहीं मानेंगे, इसमें बीटा मान लेंगे, जो हमने बीटा पीछे वाले में लिया था ऐसे ही इसमें मानेंगे। क्लियर? और सिमिलरली अगर आप देखो कि इस वाले एंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, पी एन क्यू वाले ट्राइंगल में, यहाँ पर एस दिया है इन्होंने, पी एन एस वाले ट्राइंगल में एंगल थीटा यहाँ पे मानेंगे। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। ऐसे आप बना लेंगे पूरा एक डायग्राम। क्लियर? बात समझे? अगर हम माने कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो एक एंगल थीटा से इंक्लाइन है, कंसिडरेशन लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। कंसिडरेशन नहीं लिखेंगे तो आपका एक आध नंबर कट जाएगा, कंसिडरेशन लिख देंगे तो ठीक है। अगर हम मान लें कि ये इंक्लाइंड है एंगल थीटा पर, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगाएंगे, इसमें पैरेललोग्राम बनेगा OPSQ। तो उसमें आप देखो अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो रिजल्टेंट AB का रिजल्टेंट होगा R, जो डायगोनल से दिखेगा। किससे दिखेगा? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो डायगोनल के केस में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सारी बात होती है डायगोनल की। ठीक है, तो डायगोनल बताएगा क्या? रिजल्टेंट। बात समझ रहे? चलिए आइए बात करेंगे। कह रहा है कि सिमिलरली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम SN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो OP प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, OP प्रोड्यूस करेगा, तो PN भी हमें ड्रॉ करना होगा दोस्तों, छोटी सी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो, ये जो एंगल SPN बना है ये थीटा है। ठीक है, इसी के वजह से जो यहाँ पर आप देखिए एक और ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल अंदर वाला है उसमें एक एंगल बना है QOP, ये भी थीटा डिग्री है, ये वाला। बात समझ रहे? और ये वाला भी थीटा है, तो दोनों को सिमिलर मान लेंगे, थीटा के बराबर कर देंगे दोस्तों। और OP क्या है? A है ना। OP क्या है? A वेक्टर है। और PS है ना, PS और OQ, PS और OQ ये वाले
ये दोनों ही बी मान सकते हैं हम। क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल है दोस्तों, और एक दूसरे के बराबर है। सो वी कैन से पीएस जो है और ओ क्यू जो है वो हम दोनों ही को बी मान सकते हैं, बी वेक्टर मान सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि इसके डायगोनल की, तो डायगोनल है ओ एस और ये आर को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली वी विल अप्लाई हियर द ट्रिग्नोमेट्री इन द ट्राइंगल एस एन पी। वो क्या निकालेंगे, कुछ रेशियोज निकाल लेंगे, और कुछ रेशियोज निकालने के लिए हम हमेशा एंगल का यहाँ पे सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि वेक्टर में एंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो सिमिलरली इस वाले एस एन पी ट्राइंगल में जो पीछे बना हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें जब हम रेशियो निकालेंगे साइन थीटा क्या होगा, एस एन बटे पी एस। ठीक है, एस एन बटे पी एस। क्लियर। ऐसे ही अगर हम एस एन की वैल्यू निकालेंगे तो वी विल रीअरेंज एंड पी एस इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और पी एस को हमने माना है बी साइन थीटा, है ना। पी एस को क्या माना है, पी एस को माना है बी वेक्टर माना है। ठीक है, तो बी साइन थीटा यहाँ बन जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली हम कॉस थीटा निकालेंगे, जो पी एन बटे पी एस होगा, पी एन बटे पी एस होगा, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो पी एन बराबर हो जाएगा पी एस कॉस थीटा, और पी एस को हमने माना है बी कॉस थीटा। तो बी साइन थीटा एक आया और एक आया बी कॉस थीटा। बातों दोनों समझ आई, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब अगर हम कभी भी एस एन और पी एन की वैल्यू रखेंगे तो हम वहां पे बी साइन थीटा बी कॉस थीटा रखेंगे। क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करें, अब इन्हीं सभी वैल्यूज को आप कर दोगे इन द पाइथागोरस थ्योरम, इन द पाइथागोरस थ्योरम इन द राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपका ऊपर वाला है इसमें आपको देखना है ओ एन एस, ओ एन और एस, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में बात करेंगे दोस्तों, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो जो वैल्यूज आप गिवन है कि थर्ड साइड इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड, सो ओ एस स्क्वायर हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। ठीक, और इस चीज को ओ एन स्क्वायर क्या है, ओ एन स्क्वायर आएगा ओपी और पी एन स्क्वायर के। ठीक है, ये बात देखो, ओ एन और एन, ओ पी और पी एन को जोड़ देंगे तो ये दोनों को जोड़ बराबर होगा कि जो आपका पूरी लंबी साइड हुई, ठीक है, उसके। चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए थोड़ी सी 2 मिनट और लगेगा बेटा। आर स्क्वायर क्या है, रिजल्टेंट स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा। ओ एन को क्या माने थे, ए वेक्टर। ठीक है, एस एन को क्या माने थे, बी कॉस थीटा। भूल गए, बी कॉस थीटा माने थे, है ना। और अगर हम दोनों को देखें तो क्या मानेंगे, इधर देखो, यहां समझो। ओ पी, एक सेकंड देखिए, ओ एन वेक्टर क्या है, ओ एन वेक्टर है ओपी प्लस पी एन। अब ओपी को माना ए वेक्टर और पी एन को माना बी कॉस थीटा, अभी देखे थे। और एस एन क्या है, एस एन है बी साइन थीटा, है ना, बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो सिमिलरली जो जो चीजें हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे वही चीजें हम करेंगे। ओ एस है आपका डायगोनल जो आर स्क्वायर है, और इसको हम जब हम रीअरेंज करेंगे इस पूरी टर्म को, तो आप देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहां पर आप देखो ये चीज कैसे बनेगी, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप देखो इस तरीके से इसको खोल लेंगे, ऐसे ही इसको भी खोल लेंगे, इसको 2ab कॉस थीटा। क्लियर, ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ रहे। चलिए ये क्लियर हो गया। अब इसी को हम जब रीअरेंज करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और इस वाले पूरे टर्म को यहां पर उठा के रख देंगे। ठीक, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस चीज को आप अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो ये अंडर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा। अगर हम रिजल्टेंट के डायरेक्शन की बात करें तो सिमिलरली वी कैन से tan थीटा बराबर हो जाएगा SN बटे ON। तो SN और ON बराबर होता है दोनों साइड का जोड़, नीचे वाली जो छोटी छोटी साइड थी उनको जोड़ देंगे तो ये आएगा B sin थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा। क्लियर हो गया। नाउ वो कह रहा था कि एंगल अगर अलग अलग है, एंगल 0 है, ठीक है, एंगल 180 है और एंगल 90 है, तब इनका क्या बताएं, इनका हम स्पेशल केस देखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों ध्यान समझिए कि अगर हमारे पास स्पेशल केस में अगर एंगल थीटा 0 है तो आर की वैल्यू को आप देखोगे तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, वही सिमिलरली वही वाला फॉर्मूला रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है 0, cos थीटा 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर मैक्सिमम आएगा, क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी। बात समझ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये वाला आपका स्क्वायर रूट कट जाएगा तो r बराबर a प्लस बी आएगा। इट इज द टोटल सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड आएगा इक्वल, ठीक है, दोनों को बराबर कर सकते हैं। अगर हमारे पास दूसरे केस में एंगल थीटा दिया है 180 डिग्री तो cos 180 होता है -1, ठीक है, ये -1 होता है। तो आर रिजल्टेंट क्या निकलेगा, फ्रॉम द सिमिलर फॉर्मूला वी विल कॉल इट हियर r इज इक्वल टू a माइनस बी निकलेगा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं, इस वाली चीज को आप समझ रहे हैं कि ये वाला जो पूरा टर्म होगा ये नेगेटिव बना देगा, और ये जब नेगेटिव बना देगा तो यहाँ पर a स्क्वायर a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा जिसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पर आ जाएगा r इज इक्वल टू a माइनस बी। क्लियर। तो इसका मतलब ये है जब एंगल 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर आप रिजल्टेंट देखोगे तो ये डिफरेंस बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, डिफरेंस बनाएगा, r इज इक्वल टू a माइनस बी का। क्लियर। सिमिलरली वी कैन से if the angle of the resultant is equal to 90 डिग्री, so 90 डिग्री के केस में आप देखो कि ये जो है cos 90 0 होता है, तो cos 90 0 होगा तो यहाँ पे आपका ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, क्लियर हो गया है ना। और अगर हम इसका मतलब जो डायरेक्शन देखें, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा, b साइन थीटा, ये वाला आप देखो, ये वाला आप देखो ध्यान से, b tan थीटा बराबर निकालते थे b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी साइन b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, है ना, और cos 90 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा a, तो ऊपर वाले केस में बचेगा b, सो b डिवाइडेड बाई a, tan बीटा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, और बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स b डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। क्लियर हो गया, बातें समझे, है ना। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बने वो थे हमारे आज के कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करने पर जब भी कोई दो वेक्टर्स किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर थीटा डिग्री से इंक्लाइन होंगे तो उनके लिए रिजल्टेंट आएगा एनालिटिकल मेथड से r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, a प्लस बी की जगह p प्लस क्यू रख दिया है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल एंड रिजल्टेंट ऑफ द एंगल थीटा b मेक्स दैट tan बीटा इज इक्वल टू q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस cos थीटा इनटू q। क्लियर। ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, है ना। कभी कभी टीचर स्किप कर देता है, पढ़ाता नहीं है क्लास के अंदर, ये हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया है दोस्तों। अगर आपको यहाँ तक चीजें बढ़िया से समझ आए, पसंद आया है लेक्चर, तो आप बिना देरी करे इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस and we will meet in the next lecture. Till then, take care and bye bye. Don't forget to subscribe us. Clear? जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।